वसीयत को लेकर के अक्सर कई बार काफ़ी सारे डाउट्स रहते हैं कि कौन व्यक्ति वसीयत कर सकता है, किस प्रॉपर्टी के संबंध में वसीयत की जा सकती है और कि क्या कोई विटनेसेस की भी ज़रूरत होती है वसीयत के लिए। आज की इस वीडियो में वसीयत से रिलेटेड ही कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर डिस्कस करेंगे दोस्तों। वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, कई बार लोगों को ये नहीं पता चलता कि वसीयत क्या होती है, उनको एक्चुअल मीनिंग नहीं पता होता वसीयत का। इस चीज़ को समझने के लिए इंडियन सक्सेशन एक्ट के सेक्शन 2 को समझना पड़ेगा। वो डेफिनेशन सेक्शन है, वहाँ पर विल को अच्छे से डिफाइन किया गया है। मैं एक बार आपको साधारण भाषा में समझा देता हूँ कि विल क्या होती है, उसके बाद उस वर्डिंग को भी आसानी से पढ़ेंगे अपने। देखिए, विल का साधारण भाषा में ये मतलब होता है कि कोई व्यक्ति जब अपने जीवन काल में इस चीज़ का निर्धारण करना चाहता है कि उसकी संपत्ति उसके मरने के बाद किन किन लोगों को जाएगी, कितने कितने हिस्से के अकॉर्डिंग जाएगी, उसको विल कहा जाता है। साधारण भाषा में वसीयत कहा जाता है, विल कह लो आप। तो अब जब वो व्यक्ति अपने जीवन काल में इस चीज़ का निर्धारण करना चाह रहा है, तो जो वसीयत होती है वो व्यक्ति के मरने के बाद में लागू होती है और मरने के बाद में काम आएगी। उसके जीवन काल में उस वसीयत का सिर्फ इतना ही महत्व है कि उस व्यक्ति ने उस वसीयत के माध्यम से ये चीज़ का निर्धारण किया है कि उसके मरने के बाद संपत्ति किन किन लोगों को जाएगी। उसके जीवन काल में उस वसीयत का कोई भी महत्व नहीं है, वो लागू नहीं होगी। उसके मरने के बाद ही वो जो वसीयत है वो लागू हो जाएगी। ये चीज़ हमें यहाँ से समझने को मिलती है कि वसीयत का एक्चुअल मीनिंग क्या है। अब इसको डेफिनेशन क्लोज में क्या बताया गया है और क्या मीनिंग है वो मैं एक बार आपको रीडिंग करके बता देता हूँ, फिर उसका मतलब बताता हूँ। देखिए, 2H में डेफिनेशन क्लोज में इंडियन सक्सेशन एक्ट के जो है बिल को डिफाइन किया गया, जिसका क्या मतलब है। उसका मतलब है कि लीगल डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंशन ऑफ टेस्टेटर विद रिस्पेक्ट टू हिज प्रॉपर्टी विच ही डिजायर्स टू बी कैरिड इनटू इफेक्ट आफ्टर हिज डेथ। देखिए, एक लीगल डिक्लेरेशन है। किस चीज़ की लीगल डिक्लेरेशन है? इंटेंशन की। किसकी इंटेंशन? टेस्टेटर की इंटेंशन। टेस्टेटर वो होता है दोस्तों जो वसीयत करता होता है। तो एक लीगल डिक्लेरेशन है किसकी? टेस्टेटर की इंटेंशन की, कि वो ये चाह रहा है कि उसके मरने के बाद जो है प्रॉपर्टी जो है किन किन लोगों को जाएगी और उसको जो है कैसे निर्धारण किया जाएगा। इसको वसीयत कहा गया है। अब अगला जो डाउट है दोस्तों वो ये है, या जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये बनता है कि कई बार हमें ये डाउट हो जाता है कि जो है वसीयत के अंतर्गत जो है किस किस टाइप की जो है प्रॉपर्टी को इंक्लूड किया गया है, या किस किस टाइप की जो प्रॉपर्टी की हम वसीयत कर सकते हैं। तो देखिए, वसीयत जो है दोनों ही टाइप की प्रॉपर्टी की जा सकती है। मूवेबल की भी की जा सकती है और इमूवेबल की भी की जा सकती है, यानी कि चल अचल दोनों ही तरीके की संपत्ति की जो है वसीयत की जा सकती है। अब जो नेक्स्ट डाउट आता है हमें वो ये आता है दोस्तों कि क्या रिटर्न फॉर्म में ही वसीयत किया जाना जरूरी है, क्या ओरली वसीयत की जा सकती है। दोस्तों, वसीयत जो होती है वो रिटर्न फॉर्म में ही की जाएगी, ओरली वसीयत कभी भी नहीं की जा सकती है, क्योंकि अगर जब रिटर्न फॉर्म में होती है तभी उसके ऊपर जो है वसीयतकर्ता अपने साइन भी कर सकता है और जो विटनेसेस होते हैं वो भी उसके ऊपर अपने साइन करते हैं, इनकी उसको अटेस्ट करते हैं। तो वसीयत जो होती है वो हमेशा रिटर्न फॉर्म में होगी, ओरली कभी भी वसीयत नहीं होती है। अब जो हमारे पास जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों, या जो डाउट आता है वो कई बार याद आता है कि वसीयत करने का पर्पज़ ही क्या है, किस पर्पज़ के लिए की जा रही है वसीयत, वसीयत क्यों कर रहे हैं। तो देखिए, इसका जो है कोई एक डेफिनेट पर्पज़ नहीं है, इसके कुछ पर्पज़ है जिनको मैंने क्लासीफाई किया है। सबसे पहला पर्पज़ इसका ये होता है कि जो वसीयत करता है, जो व्यक्ति जो वसीयत कर रहा है, वो इस चीज़ को डेफिनेट करना चाह रहा है या इस चीज़ को निश्चित करना चाह रहा है कि उसके मरने के बाद किस व्यक्ति को जो है प्रॉपर्टी जाएगी, उसकी चल हो चाहे अचल हो। इस चीज़ का उसको निर्धारण करना है कि उसके मृत्यु के बाद में उसकी प्रॉपर्टी किन लोगों के पास में जाएगी। दूसरा, उसको जो है इस चीज़ का निर्धारण करना है कि उसके मरने के बाद किस किस व्यक्ति को उसकी प्रॉपर्टी में से कितना कितना हिस्सा मिलेगा, यानी कि जो है शेयर को भी जो है वो क्या करना चाह रहा है, डेफिनेट करना चाह रहा है, निर्धारण करना चाह रहा है कि किस व्यक्ति को कितना शेयर मिलेगा उसकी प्रॉपर्टी में से। तीसरा ये होता है दोस्तों कि जो प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग जब बाद में डिस्प्यूट राइज होता है तो उस डिस्प्यूट को भी रिजोल्व करना होता है। कहने का मतलब ये कि कोई व्यक्ति मान लो मर गया और उसने वसीयत नहीं की, तो अब उसकी प्रॉपर्टी को लेकर के डिस्प्यूट राइज होता है, तो उस डिस्प्यूट को भी सोल्व करने के लिए वसीयत की जाती है, ताकि जो है प्रॉपर्टी के संबंध में उसके मरने के बाद में कोई भी डिस्प्यूट ना हो। हालांकि काफ़ी सारे मामलों में मरने के बाद जो विल होती है, वसीयत होती है, उसी को लेकर के डिस्प्यूट बन जाता है। लेकिन एक बेसिक ऑब्जेक्टिव ये होता है कि वसीयत को लेकर के या जो व्यक्ति जो मर रहा है बाद में उसकी प्रॉपर्टी को लेकर के कोई भी जो है डिस्प्यूट राइज ना हो, ये बेसिक पर्पज होता है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आता है दोस्तों, या जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि कौन व्यक्ति वसीयत को कर सकता है, यानी कि वसीयत जो करता है वो कौन हो सकता है। तो इसको समझने के लिए इंडियन सक्सेशन एक्ट के सेक्शन 59 को समझना पड़ेगा दोस्तों, जो कि बेसिकली यही बताता है कि कौन व्यक्ति जो है वसीयत कर सकता है। इसमें ये बताया गया कि हु कैन मेक द विल। तो इसमें जो है इस एक्ट में ये बताया गया बेसिकली कि कोई भी व्यक्ति जो साउंड माइंड का है और जो माइनर नहीं है, जो डिस्पोज ऑफ कर सकता है अपनी विल को, यानी कि अपनी जो प्रॉपर्टी को, वो क्या कर सकता है, वसीयत बना सकता है। सिंपल साधारण मतलब में ये है दोस्तों कि कोई भी व्यक्ति जो साउंड माइंड है, माइनर नहीं है, वो व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग वसीयत कर सकता है। साउंड माइंड का मतलब होता है जो कि पागल नहीं है,
एक तो वो व्यक्ति, और दूसरा जो माइनर नहीं है, यानी कि बच्चा नहीं है। तो जो साउंड माइंड का व्यक्ति है वो, जो सही दिमाग से है वो, और जो मेजर है वो अपनी प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग क्या कर सकते हैं, विल बना सकते हैं, वसीयत कर सकते हैं। ये इसका बेसिक मीनिंग है, यानी कि कौन व्यक्ति जो है वसीयत कर सकता है, ये चीज़ यहाँ से समझ में आती है। अब इसका जो एक्सप्लेनेशन सेकंड है और जो इसका एक्सप्लेनेशन फोर्थ है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो दोस्तों। वो क्या कहता है कि कोई भी व्यक्ति जो कि डीफ है, डम है या ब्लाइंड है, वो जो है इसी रीजन से कि वो डम है, डीफ है, ब्लाइंड है, इनकैपेसिटेटेड नहीं हो जाता है विल करने के लिए। यदि वो व्यक्ति अपने इस चीज़ को जानता है कि वो क्या कर रहा है और किस लिए वसीयत कर रहा है, तो वो वैलिड हो जाएगी। साधारण भाषा में इसको मैं समझाता हूँ आपको। कहने का मतलब ये कि अगर कोई डीफ है, डम है, ब्लाइंड है, वो इस आधार पर ही अनेबल नहीं हो जाएगा कि वो वसीयत नहीं कर सकता, क्योंकि वो डीफ है, डम है, ब्लाइंड है। इस आधार पर वो क्या नहीं हो जाएगा, अक्षम नहीं हो जाएगा वसीयत करने के लिए। वो भी वसीयत कर सकते हैं, बस उनको ये समझ में आना चाहिए वो कर क्या रहे हैं और किस पर्पज़ के लिए कर रहे हैं। एक्सप्लेनेशन सेकंड यही बताना चाहता है, उनको ये पता होना चाहिए इफ़ दे आर एबल टू नो व्हाट दे डू बाय इट, कि वो क्या करना चाह रहे हैं इसके द्वारा, तो वो भी वसीयत कर सकते हैं। एक्सप्लेनेशन फोर्थ ये कहता है दोस्तों कि पर्सन कैन नॉट मेक अ विल, व्यक्ति विल नहीं कर सकता है वाइल ही इज इन स्टेट ऑफ माइंड, वेदर अराइजिंग फ्रॉम इंटॉक्सिकेशन, फ्रॉम इलनेस या फ्रॉम एनी अदर कोज दैट ही डज नॉट नो व्हाट ही इज डूइंग। यानी कि कहने का मतलब ये है दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति ऐसे स्टेट ऑफ माइंड में है, उसका स्टेट ऑफ माइंड का कारण क्या है, उसने इंटॉक्सिकेशन कर रखी है, या फिर वो बीमार है, या कोई अदर कारण हो सकता है जिसके कारण वो ये नहीं जान रहा कि वो कर क्या रहा है। यानी कि कोई व्यक्ति मान लीजिए वसीयत करने लग गया और उसने शराब पी रखी है, या फिर वो काफ़ी ज़्यादा बीमार है, उसका जो स्टेट ऑफ माइंड है वो बिल्कुल ओके नहीं है, या फिर उसकी कुछ ऐसी सिचुएशन हो रखी है जिसको उसको ये ही नहीं पता चल रहा है कि वो वसीयत कर भी रहा है, क्या कर रहा है, किस पर्पज़ के लिए कर रहा है, क्या राइट डाउन कर रहा है, तो वो वसीयत वैलिड नहीं होगी। जैसे कि एक्सप्लेनेशन 4 में बताया गया, मैं एक बार दोबारा से इसकी रीडिंग करके आपको समझाता हूँ दोस्तों, कि पर्सन कैन नॉट मेक द विल वाइल ही इज इन सच स्टेट ऑफ माइंड, वेदर अराइजिंग फ्रॉम इंटॉक्सिकेशन या फ्रॉम इलनेस या फ्रॉम एनी अदर कोज दैट ही डज नॉट नो वट ही इज डूइंग। तो इसका कहने का मतलब ये है कि जब उस व्यक्ति को ऐसे स्टेट ऑफ माइंड में है जिसमें कि उसने इंटॉक्सिकेशन कर रखी है और वो वसीयत करने बैठ जाए, उसको यही ना पता चले कि वो कर क्या रहा है, तो वो वसीयत वैलिड नहीं होगी दोस्तों। अब दोस्तों कई बार ये होता है कि कुछ लोग जो है को ये डाउट होता था कि मान लो अगर कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति से दबाव बना करके या फ्रॉड के माध्यम से या कोर्जन के माध्यम से अगर वसीयत तैयार करवा ले या वसीयत अपने पक्ष में बनवा ले, तब क्या वो वसीयत वैलिड होगी। इस चीज़ को समझने के लिए सेक्शन 61 जो है इंडियन सक्सेशन एक्ट का, वो यही स्पेसिफाई करता है कि अगर कोई भी वसीयत विल या वसीयत होती है वो फ्रॉड के माध्यम से, कोवर्जन के माध्यम से या फिर दबाव में की करवाई गई है, तो वो विल क्या हो जाएगी, वैलिड नहीं होगी, वो विल वॉइड हो जाएगी, जो कि सेक्शन 61 बताता है। अब कई बार क्या होता है दोस्तों, ये आता है कि विल को क्या अल्टर्ड किया जा सकता है, क्या रिवोक किया जा सकता है। ये भी कई बार डाउट आता है कि क्या हम विल में कुछ अल्टरेशन कर सकते हैं या उस विल को वापस ले सकते हैं, रिवोक कर सकते हैं। इस चीज़ को समझने के लिए इंडियन सक्सेशन एक्ट का ही सेक्शन 62 है, जो कि बेसिकली इसी चीज़ से डील करता है। वो क्या कहता है दोस्तों, मैं उसकी रीडिंग करके बताता हूँ आपको। वो ये कहता है कि विल इज लाइबल टू बी रिवोक्ड और अल्टर्ड बाय द मेकर ऑफ इट एट एनी टाइम वाइल ही इज कॉम्पिटेंट टू डिस्पोज ऑफ हिज प्रॉपर्टी बाय विल। कहने का मतलब ये है कि जो वसीयत होती है, जो विल है, उसको रिवोक भी किया जा सकता है, अल्टर भी किया जा सकता है। किसके द्वारा किया जा सकता है, बाय द मेकर ऑफ इट, जो उसको बना रहा है उसके मेकर के द्वारा, यानी कि वसीयतकर्ता के द्वारा किसी भी समय किया जा सकता है। इसमें कोई टाइम बाउंड नहीं है, पर इसमें क्या कह रखा है, किसी भी टाइम किया जा सकता है, व्हेन ही इज कॉम्पिटेंट टू डिस्पोज ऑफ हिज विल बाय प्रॉपर्टी बाय विल। तो कहने का मतलब ये है कि विल को जो है अल्टर भी किया जा सकता है और क्या किया जा सकता है, रिवोक भी किया जा सकता है। अब एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है दोस्तों, वो ये होता है कि वसीयत में हम लिखें क्या है, यानी कि वसीयत की वर्डिंग क्या होगी, कि वसीयत में हम किन किन पॉइंट्स को लिखेंगे। तो इस चीज़ को समझने के लिए सेक्शन 74 है इंडियन सक्सेशन एक्ट का ही, जो कि वर्डिंग ऑफ विल के बारे में बात करता है कि विल की जो है वर्डिंग क्या होगी। वो ये कहता है दोस्तों, मैं एक बार आपकी रीडिंग करके बताता हूँ कि इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट एनी टेक्निकल वर्ड और टर्म of art be used in a will, but only that the wording be such that the intention of the testator can be known therefrom। यानी कि कहने का मतलब क्या है दोस्तों, इस सेक्शन का कहने का मतलब ये है कि कोई ये जरूरी नहीं है कि कोई भी टेक्निकल वर्ड या कोई भी टर्म ऑफ आर्ट यूज की जानी चाहिए विल को बनाने के लिए। बस एक सिंपल वर्डिंग होनी चाहिए कि इंटेंशन ऑफ द टेस्टेटर कैन बी नोन, यानी कि इंटेंशन जो है टेस्टेटर की उसको पहचाना जा सके कि वो किस इंटेंशन से जो है वसीयत बनाना चाह रहा है, वही सफिशिएंट है, वही वैलिड है। इसके लिए कोई ज़्यादा ये समझने की जरूरत नहीं कि कोई भी स्पेशल वर्ड का यूज़ किया जाए या कुछ आर्ट की जाए या कोई फॉर्मेट होगा या कोई पर्टिकुलर मैनर होगा जिसमें लिखी जाएगी। सिंपल बस टेस्टेटर की जो इंटेंशन है उसको जानने का जो है पता चल जाना चाहिए कि वो कैसे होती, उसकी इंटेंशन क्या है बेसिकली। बस जो विल है फिर वो क्या हो जाएगी, वो वैलिड मान ली जाएगी। अब एक ये डाउट होता है दोस्तों कि कई बार ये समझ में नहीं आता कि विल को एग्जीक्यूट करने का क्या मैनर है, कौन एग्जीक्यूट कर सकता है।
तो देखिए, जो वसीयत करता होता है, बेसिकली जब वसीयत तैयार हो जाती है उसके द्वारा, तो वो क्या करेगा, वसीयत पे जो है अपने साइन करता है, यानी कि वसीयत करता है, वसीयत तैयार होने के बाद में वसीयत पर साइन करेगा। अब इस सिचुएशन में दो अटेस्टिंग विटनेस की रिक्वायरमेंट होती है। अब ये जो दो अटेस्टिंग विटनेस होते हैं ये मैंडेटरी होते हैं, इसके लिए आप कोई भी ऑप्शन नहीं कर सकते कि एक के करवा लिए एक के नहीं करवाए। दो विटनेस रिक्वायर्ड हैं जो कि मैंडेटरी हैं। सेक्शन 63 जो है इंडियन सक्सेशन एक्ट का, वो एग्जीक्यूशन ऑफ विल के बारे में बताता है कि विल का एग्जीक्यूशन कैसे होगा और किस मैनर में होगा। तो वो ये कहता है कि जो टेस्टेटर होता है वो तो अपने साइन को फिक्स करेगा ही करेगा विल पे, साथ ही साथ में टू अटेस्टिंग विटनेसेस जो होते हैं वो भी क्या करेंगे, विल के ऊपर साइन करेंगे दोस्तों। अब टू अटेस्टिंग विटनेसेस का जो है विल के ऊपर साइन करना क्यों जरूरी है, क्योंकि वो ये बताना चाहते हैं कि विल जो है उनके सामने बनाई गई है, विल करने वाला व्यक्ति जो है प्रॉपर अपने स्टेट ऑफ माइंड में था, बिल्कुल सही था, उसको किसी भी तरीके की कोई दिक्कत परेशानी नहीं थी, उसने बिल्कुल जो है विल को जो है सही बना है। ये इसका जो है बेसिकली मेन पर्पज होता है। अब जो वसीयत जो करता है, यानी कि जो वसीयत करता है, जो वसीयत के ऊपर जो साइन कर रहा है, वो जो है उन अटेस्टिंग विटनेस के साइन भी कराएगा। पर इसमें ये जरूरी नहीं है कि जो दोनों के दोनों अटेस्टिंग विटनेस है वो एक ही टाइम पर अवेलेबल हो। समझ रहे हैं आप मेरी बात को, ये जरूरी कहीं पर भी नहीं है कि जो है अटेस्टिंग विटनेस जो है, जो